हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब मजे में है, स्वस्थ है। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका ये चैप्टर नंबर 5 है एंड दैट चैप्टर नेम इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिफोर दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर किसी भी क्लास में किसी भी तरीके से आपने इस चैप्टर्स के बारे में कुछ भी पहले स्टडी नहीं किया हुआ। बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस होता है क्लास 10 के अंदर, उसी तरीके से सिमिलरली उसी तरीके से जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट है वो भी फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस होता है क्लास 10th में। हाँ, हायर क्लासेस में 11th में 12th में जब जाओगे तो आपको और डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस देखने को मिलेंगे, आप उनके बारे में भी सीखोगे। लेकिन क्लास में प्रोग्रेशंस के अंदर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर करता हूं, उसके बारे में मेन चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं दैट व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द मींस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर जनरल एप्टीट्यूड और के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे आप सीरीज या सीक्वेंस रिप्रेजेंट करते हैं। सीरीज या सीक्वेंस का मतलब बहुत तरीके से आप एक्सप्रेशंस के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एक्सप्रेशन 2, 5, 10, 15, 25, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। सिमिलरली आपके पास में एक्सप्रेशंस में 4, 16, 64, 125 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर, मैथ्स के अंदर ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसको आप किसी भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स आप रिप्रेजेंट करते हो, दैट लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये जो भी आप लिस्ट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो, दैट डॉट डॉट मींस दैट अप टू द इंफिनिटी, जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को तो आप बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस और सीरीज। आइदर यू कैन से एज अ सीक्वेंस और आइदर you can say as a series. But the important point is that if a series is followed by a fixed pattern or a fixed format, आपने सीरीज को तो लिखा, सीरीज को लिखने के बहुत सारे तरीके से, जैसे ये मैंने एक सीरीज लिखा है, ये सीरीज लिखा है, तो आप कुछ भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल है कि ये सीरीज जो है वो कौन से पैटर्न को फॉलो करके लिखा गया है। लेकिन जिस सीरीज को किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखा जाता है, एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखा जाता है, दैट सीरीज और सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, दैट सीक्वेंस और सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशंस। ओके, समझ में आ गया? प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ सीक्वेंस और अ सीरीज is written by following a fixed format, a fixed pattern. That sequence or series is called progressions. Okay, अब इस प्रोग्रेशंस में भी क्लियर करते हैं व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द एब्रिविएशन इज एपी। फॉर दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगेन एंड अगेन आई विल नॉट से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डायरेक्टली आई विल से द नेम एपी। एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, so now I am telling to you how a progression is called arithmetic progression. What is the condition behind that? क्या कंडीशन है कि एक प्रोग्रेशन को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड पे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एग्जांपल्स के सीरीज में क्यों आते हैं, उसका रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो सीक्वेंस और सीरीज वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया। सीक्वेंस और सीरीज जब किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वो आपका प्रोग्रेशन होता है। अब उस प्रोग्रेशन को भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखिए आप लोग, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि उनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहा गया। 1, 3, 5, 7, 9, कितने भी नंबर्स तक हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल 12, 8, 4, 0, -4। थर्ड एग्जांपल a, 2a, 3a, 4a। फोर्थ एग्जांपल 2√2, 3√2, 4√2,
5√2, like in this manner. Next example, 2, 2, 2, 2, 2. सो देखिए स्टूडेंट्स अच्छे से बोर्ड पे कि मैंने कुछ सीक्वेंस के एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे लिखे हैं, सीक्वेंस या सीरीज आप इनको कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। उसके बाद में जो सीक्वेंस और सीरीज मैंने बोर्ड पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये सारे सीक्वेंस और सीरीज एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी सीक्वेंस और सीरीज ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी सीक्वेंस और सीरीज ये जो फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब इस प्रोग्रेशन को भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्यों कहते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए अगर पहले सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो पहले सीक्वेंस से ये क्लियर है कि जो फर्स्ट वैल्यू लिखा होगा इसको छोड़ दे, क्योंकि फर्स्ट से पहले तो कुछ नहीं है, सबसे पहले जो भी नंबर आएगा दैट इज द फर्स्ट वैल्यू। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस का वैल्यू है वो आपका 1 है। एक्सेप्ट द फर्स्ट वैल्यू, एक्सेप्ट द फर्स्ट वैल्यू, ईच वैल्यू इज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड नंबर। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वैल्यू, ईच नंबर इज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड नंबर। हर एक जो नंबर है वो एक फिक्स नंबर को फॉलो करते हुए आगे चल रहा है। कैसे? बहुत सिंपल है। 1 के बाद में अगर 3 हुआ है तो कैसे होगा 1 के बाद में 3? जब 1 में आपने 2 को ऐड किया तो व्हाट इज दैट फिक्स नंबर? 2, तो 3 आ गया। 3 में फिर फिक्स नंबर 2 के साथ ऐड किया तो 5 आ गया। 5 में फिर से फिक्स नंबर 2 को ऐड किया तो 7 आ गया। 7 में फिर से फिक्स नंबर 2 को ऐड किया तो 9 आ गया। तो एक बहुत अच्छे से ये सीक्वेंस आपके सामने क्लियर हो रहा है क्या कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, इफ ईच टर्म इज फॉलोड बाय अ फिक्स नंबर, if each term is followed by a fixed number, so that progression is called arithmetic progression. उस प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहा है? क्योंकि जो भी टर्म का वैल्यू आ रहा है वो अपने प्रीवियस टर्म से एक फिक्स नंबर के साथ या तो एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके और या फिर डिफरेंस जीरो के साथ। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर एडिशन होके, आइदर सब्ट्रैक्शन होके और आइदर जीरो वैल्यू के साथ। कैसे समझाता हूं देखिए, तो यहां पे तो हर एक जो नंबर है वो अपने प्रीसीडिंग नंबर से 2 ऐड करके आगे चल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं। 12 के बाद में 8 के बाद में 4 के बाद में 0। तो साफ साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी नेक्स्ट नंबर है वो अपने प्रीवियस टर्म से क्या सॉल्यूशन करके परफॉर्म हो रहे हैं? -4 के साथ परफॉर्म हो रहा है। 12 में जब -4 ऐड होगा तो 8 आएगा। 8 में जब -4 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। 4 में जब -4 ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। 0 में जब -4 ऐड होगा तो -4 आ जाएगा। तो बताइए समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है कंडीशन? एक फिक्स नंबर को फॉलो कर रहा है, चाहे वो फिक्स नंबर पॉजिटिव का हो, चाहे वो फिक्स नंबर नेगेटिव हो और चाहे वो फिक्स नंबर 0 हो। इन तीन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करता है, दैट फिक्स नंबर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां पे देखिए, यहां जो फिक्स नंबर है सबको पता चल रहा है ए में फिक्स नंबर ए ऐड हुआ तो 2a आ गया। 2a में फिर ऐड हुआ तो 3a आ गया। 3 में फिर a ऐड हुआ तो 4a आ गया। यहाँ पे 2√2 से नेक्स्ट है 3√2, तो 2√2 के साथ फिक्स नंबर क्या ऐड हुआ है? √2, तो 3√2 आ गया। फिर 3√2 के साथ √2 ऐड हुआ तो 4√2 आ गया। 4√2 के साथ √2 ऐड हुआ तो 5√2 आ गया। समझ में आ रहा है? लास्ट एग्जांपल में 2 2 2 2 2 चलता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 में एक फिक्स नंबर क्या ऐड होने पे 2 आएगा? 0, फिर 0 ऐड होने पे 2, फिर 0 ऐड होने पे 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस फिक्स नंबर को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस फिक्स नंबर को आप फॉलो कर रहे हैं किसी सीक्वेंस के अंदर, अगर वो पूरे सीक्वेंस के लिए सेम है, अगर वो फिक्स नंबर पूरे सीक्वेंस के लिए सेम है, सो दीज टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस, दीज टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इस चैप्टर का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस चैप्टर का बेसिक है आपका। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये क्लियर किया है कि कौन से टाइप के सीक्वेंस को प्रोग्रेशंस कहते हैं और उन प्रोग्रेशंस में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज फॉलोड बाय अ फिक्स्ड नंबर एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो जो है वो तो हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म के बाद में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितने भी टर्म्स आगे बढ़ाओगे वो एक फिक्स नंबर को फॉलो करेगा, एंड दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आपको क्लियर कर दूं, मैं यहां पे और डिटेल में बात करूंगा, वैसे ही मैं, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये वर्ड आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा,
that fixed number is called common difference and represented by D. जिस फिक्स नंबर को आप फॉलो कर रहे हैं हर एक सीक्वेंस में, वो फिक्स नंबर जो है उसको स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है क्या? कॉमन डिफरेंस, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d. That common difference is represented by small d, and this common difference value may be positive, this common difference value may be positive, this common difference value may be negative, and this common difference value may be zero. आपके सामने सारे एग्जांपल्स हैं जिससे ये सारी कंडीशंस क्लियर हो सकती है. किसी में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, किसी में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, किसी में कॉमन डिफरेंस जीरो है. तो जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी zero. Any types of possibility can be there for that common difference. Okay students, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के. क्लियर है? अब बात करते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है. तो देखिए, अपने जो 10th क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन करते हैं जिन सीक्वेंस का, जिन सीरीज का, उनमें हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए परफॉर्म करते हैं. देखिए, सीक्वेंस के अंदर दो टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं. एक होता है फाइनाइट सीरीज और एक होता है इनफाइनाइट सीरीज. फाइनाइट सीरीज का मतलब हो गया जिसमें टर्म्स फिक्स होते हैं. 10 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 10,000 है. नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें फिक्स होते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, और नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें डॉट डॉट करके इनफिनिटी तक लिखा जाता है उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज. तो 10th क्लास के अंदर जिस टाइप्स के सीरीज को स्टडी करते हैं वो तो सारे होते हैं फाइनाइट सीरीज के अंदर. और 11th के अंदर जब वापस से ये टॉपिक आपके हायर क्लासेस में आता है 11th के अंदर, तो वहां पे आप इंट्रोडक्शन करते हो इनफाइनाइट सीरीज के साथ. यहाँ पे आपके पास में जो सीरीज का पैटर्न है वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है, लेकिन 11th में यही पैटर्न आपका क्या है? इनफाइनाइट सीरीज है. क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसको लिखा जाता है. तो देखिए, सबसे पहले अपने जिस सीक्वेंस की बात करेंगे वो हमेशा ध्यान रखिएगा फाइनाइट रहेगा. फाइनाइट मतलब एक फिक्स नंबर तक रहेगा. क्लियर है? तो वो फाइनाइट जो नंबर है उसको एक्सप्रेशन के अंदर n से रिप्रेजेंट किया जाता है. फाइनाइट जो वैल्यू होता है जहां तक आप सीक्वेंस को लिखते हैं वो हमेशा आपका n बोल के रिप्रेजेंट होता है. ठीक है? अब देखिए, अब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस कैसे बनता है और क्या उसको लिखा जाता है. सबसे पहले किसी भी सीक्वेंस, किसी भी प्रोग्रेशंस के सबसे फर्स्ट वैल्यू को आप a1 करके एक्सप्रेस करते हो, और या फिर उसको a भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो सबसे पहला वैल्यू आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म. किसी भी प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला टर्म आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एंड इन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय a1, और आल्सो वी कैन राइट एज a. a1 का a का मतलब दैट इज इनडायरेक्टली मींस टू a1. ओके? a1 के बाद में जो सेकंड नंबर पे वैल्यू आता है तो उस एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है किससे? a2 से. फर्स्ट टर्म के बाद में जो सेकंड एक्सप्रेशन आएगा उसको लिखा जाएगा a2 से. इसके बाद में जो थर्ड एक्सप्रेशन आएगा उसको लिखा जाएगा a3 से. फोर्थ एक्सप्रेशन जो आएगा उसको लिखा जाएगा a4 से. तो बात ये होती है कि ये कहां तक सीक्वेंस है. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये अपने फाइनाइट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो अपने ये मान के चलते हैं कि लास्ट जो वैल्यू अपना जाएगा, जो लास्ट वैल्यू जहां तक अपने को सीक्वेंस को परफॉर्म करना है वो आपका an रहेगा. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट वैल्यू जहां तक आपको सीक्वेंस को लेके जाना है वो आपका an करके एक्सप्रेस होता है. अब n का मतलब 100 टर्म्स भी हो सकते हैं, n का मतलब 1000 टर्म्स भी हो सकते हैं, n का मतलब 10,000 टर्म्स भी हो सकते हैं, मिलियन टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन n एक काउंटिंग नंबर होगा, ये कंफर्म है. n को आप इंफिनिटी नहीं कहेंगे. अपने इंफिनिटी सीरीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर फाइनाइट सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए फाइनाइट के अंदर लास्ट टर्म को an करके एक्सप्रेस किया जाता है. वो कोई सा भी नंबर टर्म हो सकता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट. आवर इंटरेस्ट पार्ट इज कि वो एक फाइनाइट नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय an. इसके बाद में जैसे आपको बताया अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ में कि जो भी आप सीक्वेंस या प्रोग्रेशंस आप लिखते हो तो वो एक फिक्स कॉमन डिफरेंस को फॉलो करता है, एक फिक्स नंबर को फॉलो करता है. और उस कॉमन डिफरेंस को मैंने आपको एक्सप्रेशन में क्या बताया था, क्या लेट करते हैं? डी लेट करते हैं. उस कॉमन डिफरेंस को, उस कॉमन एक्सप्रेशन वैल्यू को क्या लेट करते हैं? डी लेट करते हैं. तो फाइनाइट सीरीज है, जिस फिक्स नंबर को फॉलो करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं. तो देखिए और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर उस कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं तो फर्स्ट टर्म तो जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि फर्स्ट टर्म a1 आपका a करके एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि सबसे पहला वैल्यू उसको a1 या a करके एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है? जो आपका फिक्स नंबर है जिसको आपने कॉमन डिफरेंस कहा है, क्या कहा है?
कॉमन डिफरेंस, तो वो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है बेटा। और कॉमन डिफरेंस का जो डी से रिप्रेजेंट हो रहा है वैल्यू मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं एग्जांपल से। तो देखिए, अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a1 है, अगर वो स्टैंडर्ड a करके एक्सप्रेस किया जाता है और अगर वो एक कॉमन डिफरेंस d को फॉलो करेगा, तो हर एक जो टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से, जो हर एक टर्म है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से उस कॉमन डिफरेंस को डी ऐड करके मिलेगा। अभी एग्जांपल्स आपसे समझाया था कि किसी भी कॉमन डिफरेंस वैल्यू को अगर उसके साथ प्लस करते हैं तो आपका उसका नेक्स्ट टर्म आता जाएगा, हाँ या ना। तो a2 को अगर कैलकुलेट करना है तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें d को ऐड किया तो a2 आ गया। a3 को अगर कैलकुलेट करना है तो जो a2 है उसमें d को ऐड किया तो a3 आ जाएगा। a4 को अगर कैलकुलेट करना है तो जो a3 है उसमें d को ऐड किया तो ये आ जाएगा। ऐसे करते करते जो आपका an होगा, जो सबसे लास्ट होगा, तो वो उससे जस्ट पहले वाला जो टर्म है उसमें d ऐड करने पा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, क्या अगर मेरे को a100 अगर निकालना है तो a100 का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जो a99 नंबर पे वैल्यू है, a100 का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, जो a99 पे वैल्यू है उसमें उसी कॉमन डिफरेंस d को जब ऐड करोगे तो आपके पास में 100 वाला वैल्यू आ जाएगा, जिसको आप a100 से एक्सप्रेस करते हो। लेकिन इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस कंडीशन का प्रॉब्लम ये है आपका, इस कंडीशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर आगे के वैल्यूज पे जाना है तो अगर मैं हर एक टर्म के साथ डी ऐड करके ऐसे चलूंगा तो आई थिंक मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर मेरे को 100 नंबर कैलकुलेट करना है तो a100 के लिए अगर मैं पहले a99 तक जाऊं फिर उसमें d को ऐड करके a100 निकालूं तो ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसका अल्टरनेट, इसका दूसरा तरीका क्या है, किस फॉर्मेट पे लिखते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसी a1 इज इक्वल टू a को, देखिए फर्स्ट टर्म में तो कुछ हो नहीं सकता, फर्स्ट टर्म में तो a1 इक्वल टू a, तो वो a ही रहेगा। लेकिन अब फर्दर अगर मैं चेंज करता हूं तो देखिए मैं कैसे चेंज करूंगा, कि आपको ये पता है कि सेकंड टर्म के लिए तो फर्स्ट टर्म में d ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो मैंने लिख दिया a प्लस d। अब देखिए बेटा, a1 से a2 पे जाने के लिए d, कॉमन डिफरेंस d आपको यूज करना होता है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे जीरो है, वो अपने को पता है। a2 से a3 पे जाने के लिए भी d आपको यूज करना पड़ता है, फिर a3 से a4 पे जाने के लिए d यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं इस तरीके से नहीं फॉलो करके, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं फॉलो करने का। देखिए कैसे, a1 तो आपका a हो गया, a1 से a2 पे जाने के लिए d कितने टाइम है, 1 टाइम, क्लियर हो गया। अब मेरे को a2 से a3 पे नहीं जाना, मेरे को क्या सीखना है कि a1 से a3 पे कैसे जाया जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टर्म में a का d ऐड हुआ तो सेकंड टर्म आएगा, तो और फिर जब एक बार और d होगा तो थर्ड टर्म आएगा। तो सीधा सा तरीका हो गया क्या, कि फर्स्ट टर्म में अगर d को 2 टाइम्स ऐड कर दूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, फर्स्ट टर्म में अगर d को 2 टाइम्स ऐड कर दे, फर्स्ट टर्म में अगर d को 2 टाइम्स ऐड कर दे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, थर्ड टर्म का बनेगा। तो a3 के लिए a2 प्लस d नहीं फॉलो करते हुए क्या फॉलो करना सिखाया जाता है, जी हां a प्लस 2d। अब बताइए कितना आसान काम हो जाएगा। अब मेरे को a4 पे जाना है, एक तो तरीका होता है कि a3 से d ऐड करके a4 पे जाऊं, और एक दूसरा तरीका क्या है, a1 के अंदर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अगर फर्स्ट टर्म के अंदर, अगर फर्स्ट टर्म के अंदर 3 टाइम्स d को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट टर्म के अंदर 3 टाइम्स अगर d को ऐड कर दूं तो मेरा फोर्थ टर्म आएगा। तो फोर्थ टर्म का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाता है बेटा, a प्लस 3d। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, ध्यान रख लेना। ये a3 प्लस d है, कई बच्चों को लगता है ये सब कुछ एक ही चल रहा है सर के लिए। a4 के लिए एक तो है a3 प्लस d, मतलब जो थर्ड वैल्यू है उसमें d को ऐड किया आपने, और एक है आपके पास में a प्लस 3d। तो a प्लस 3d का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस जो फिक्स आपका चल रहा है उसका 3 टाइम्स करके प्लस कर दो तो आपके पास में a4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इतना आप सबको क्लियर हो गया कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक फिक्स नंबर को फॉलो करेगा, कॉमन डिफरेंस को फॉलो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो जीरो है। अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस फिक्स नंबर को फॉलो कर रहा है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि मेरे को बार बार सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म की जरूरत नहीं है। मेरे पास में सारे टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट हो सकता है।
A1 जो है वो A रहेगा, A2 जो है वो A प्लस D रहेगा, A2 के लिए D को 1 टाइम ऐड करना है। A3 है तो थर्ड टर्म के लिए D को 2 टाइम्स ऐड करना है। फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म के लिए D को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो ऐसे करते करते अगर लास्ट कोई nth टर्म होगा, बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं आप मेरी? अगर ऐसे करते करते लास्ट अगर कोई nth टर्म है तो उस nth टर्म के लिए D कितने टाइम लेके ऐड करना होगा? सर एक कम ले लो, 4 के लिए आप 3 टाइम ले लो, 5 के लिए, 5th टर्म के लिए 4 टाइम लोगे, 6th टर्म के लिए 5 टाइम लोगे, तो पर्टिकुलर किसी n वैल्यू के लिए n आपका 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो पर्टिकुलर किसी n वैल्यू के लिए अगर आप एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो वो एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। अगर ये आपके क्लियर हो गया तो आप किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। बेसिक सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A4 में D 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म के अंदर, A2 के अंदर D 1 टाइम फर्स्ट टर्म के अंदर, A3 के अंदर D 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म के अंदर। पर्टिकुलर किसी n टर्म्स के लिए जो D है वो उससे जस्ट एक कम ले लो, तो n से जस्ट एक कम क्या होगा? n-1 होगा। तो उतने टाइम्स D लेके अगर फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे तो वो आपके सीक्वेंस का वो फाइनाइट नंबर आ जाएगा जिसको आप सबसे लास्ट करके रिप्रेजेंट कर रहे हो। an आपके किसी भी सीक्वेंस का सबसे लास्ट टर्म का वैल्यू एक्सप्रेशन होता है। an किसी भी AP सीक्वेंस का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप लिखते हो उसका जो सबसे लास्ट वैल्यू होता है, जो सबसे एंड टर्म होता है, उसको आप an करके एक्सप्रेस करते हो, जिसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या बनता है? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। तो इसीलिए ये लिखा जाता है क्या? nth टर्म। फिर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म से रिप्रेजेंट होता है। या तो आप उसको nth टर्म कह दो या उसको आप कह दो एंड टर्म। किसी भी सीक्वेंस के अंदर nth टर्म, एंड टर्म, तो वो हमेशा आपका an या उसका एक्सप्रेशन tn या उसका एक्सप्रेशन n, nth टर्म, एंड टर्म, या फिर इसका एक नाम और होता है दैट इज द लास्ट टर्म। ये सब कुछ एक ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आते हैं। nth टर्म हो गया, एंड टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया, इन सब का मतलब एक ही होता है बेटा, और वो an, tn या l से रिप्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन बनता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म, एंड टर्म या लास्ट टर्म जो होता है उसके लिए कुछ बुक्स में एक्सप्रेशन an लिखता है, कुछ बुक्स में एक्सप्रेशन tn करके लिखता है, कुछ बुक्स में एक्सप्रेशन l करके लिखता है, लेकिन उन सब का मतलब एक ही है, वो क्या है? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। क्लियर हो गया? वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a आपका हमेशा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n इज द टोटल टर्म, n आपका टोटल टर्म को रिप्रेजेंट करता है। टोटल टर्म कह दो, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो अगर ये 100 नंबर है तो इसका मतलब सीक्वेंस में टोटल टर्म कितने हुए? 100 हुए ना, इसलिए n को आप टोटल टर्म्स या फिर nth टर्म करके रिप्रेजेंट करते हैं। और d आपका होता है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस, लेकिन मैथमेटिकली फिर एक फॉर्मेट होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली जो उसका कॉमन डिफरेंस डी होता है वो हमेशा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, आइदर a2 माइनस a1, आइदर a3 माइनस a2। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप डिफरेंस करते हो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करते हो, अगर वो सीक्वेंस आपका एपी सीक्वेंस है तो उसके हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, उसी को आप डी से एक्सप्रेस करते हो, इसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। लेकिन ये उसी कंडीशन में है जब वो सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। अगर वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये डी का वैल्यू भी सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस एपी दे रखा है तब तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस गिवन है दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसका डी सिर्फ a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हो या a3 माइनस a2 करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस को आपको कंफर्म करना हो, अगर किसी सीक्वेंस को आपको खुद को कंफर्म करना हो कि वो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो अभी जो जस्ट इससे पहले एग्जांपल्स आपके सामने लिखे थे बोर्ड पे, तो उसमें हर कंडीशन में आप डिफरेंस करके देखिए
A2 में से A1 को माइनस कीजिए जो आंसर आएगा, फिर A3 में से A2 को माइनस कीजिए जो आंसर आएगा, फिर A4 में से A3 को माइनस कीजिए जो आंसर आएगा। अगर ये 3-4 कंडीशंस फॉलो करने पे हर कंडीशन में डिफरेंस जो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 है, अगर वो हर कंडीशन में आपका सेम बन रहा है तो इसका मतलब वो एक फिक्स कॉमन डिफरेंस को फॉलो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द गिवन वैल्यूज, द गिवन नंबर्स आर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो गिवन नंबर्स है वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। तो अगर कोई सीक्वेंस एपी सीक्वेंस कंफर्म हो जाता है तो इस जनरल फॉर्मूला से, जिसको nth टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म, एक नाम और देते तो मैं इसको, बहुत सारे नाम होते हैं बेटा इसके, जनरल टर्म, ये सबसे कॉमन चीज होती है जो हमेशा एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। जनरल टर्म उसी को बोलते हैं nth टर्म, उसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, उसी को बोलते हैं एंड टर्म, जो हमेशा क्या एक्सप्रेशन फॉलो करता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये फॉर्मूला आपको बेसिक समझ में आ गया, a प्लस n माइनस d कैसे बना, ये आपके सामने है कंडीशन कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d का एक्सप्रेशन कैसे बनता है। सेकेंड टर्म के लिए d 1 टाइम, थर्ड टर्म के लिए d जो है वो 2 टाइम्स, फोर्थ टर्म के लिए d जो है वो 3 टाइम्स, फिफ्थ टर्म के लिए d 4 टाइम्स, सिक्स टर्म के लिए d 5 टाइम्स, तो nth टर्म के लिए d से एक कम टाइम, तो n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1 होगा। दैट्स व्हाई a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो आई थिंक एपी का ये जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस के अंदर अगर सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या होते हैं, उनके जनरल टाइप्स में आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जनरल टाइप्स आपके यही है कि सबसे पहले किसी सीक्वेंस को चेक करना कि एपी सीक्वेंस है या नहीं है। क्लियर है? जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ सीक्वेंस एपी सीक्वेंस है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, आपने चेक कर लिया, ये डिफरेंस निकाल के देख लिया, अगर ये डिफरेंसेस हर बार सेम आ रहे हैं इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या है, एपी सीक्वेंस है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि वो सीक्वेंस एपी सीक्वेंस है, तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे उस सीक्वेंस का कोई भी वैल्यू आपसे पूछ ले, अगर कोई एपी सीक्वेंस है तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 30th टर्म। तो कोई भी टर्म का अगर वैल्यू पूछता है उसको an से रिप्रेजेंट करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज मेरे को किसी सीक्वेंस का 30th टर्म निकालना है 30, तो 30th टर्म में मैं a30 लिखूंगा, a30 लिखे यहाँ पे n की जगह 30 आ जाएगा, a मेरे को मालूम है फर्स्ट टर्म से, d मैं निकाल लूंगा, a2 माइनस a1 वैल्यू पुट करके क्या निकाल दूंगा, उस सीक्वेंस का 30th टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे को अगर 30th टर्म कैलकुलेट करना है तो मेरे को a29 पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली किसके रेस्पेक्ट में, जी हाँ, मैं डायरेक्ट फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में और कॉमन डिफरेंस के हेल्प से उस टर्म को कैलकुलेट कर सकता हूं। इसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को लिखते हैं तो है तो वो लिस्ट ऑफ नंबर ही, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोग्रेशन हमेशा क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स ही होता है। नंबर का जो लिस्ट, नंबर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो ही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस कंडीशन के अंदर अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो जनरल टर्म आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके कैलकुलेट होता है। फर्स्ट टर्म आपका n वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म n वैल्यू 2 है, थर्ड टर्म n वैल्यू 3 है, फोर्थ टर्म n वैल्यू 4 है। कहीं पे भी बीच में डेसिमल में या फ्रैक्शन के अंदर या रूट के अंदर कोई भी टर्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता 2/5 टर्म, ऐसा नहीं होता 10/3 टर्म। नंबर ऑफ टर्म जो n का एक्सप्रेशन है वो कभी भी ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना रेशनल हो सकता है, ना फ्रैक्शन में हो सकता है, ना इंटीजर, सॉरी, ना आपका इररेशनल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर ही पॉसिबल है, या फिर आप उसको नेचुरल कह सकते हो। जो n का वैल्यू होता है आपका n, जो सीक्वेंस के लिए नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म मतलब n1, सेकेंड टर्म मतलब n2, थर्ड टर्म मतलब n3, फोर्थ टर्म मतलब n4, nth टर्म मतलब nn, लास्ट टर्म मतलब n, nth टर्म n, एंड टर्म n, सभी को आप n से ही एक्सप्रेस करते हो, ध्यान रखिएगा। तो n वैल्यू हर कंडीशन में कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, लेकिन कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होता, कहीं पे भी फ्रैक्शन में नहीं होता, कहीं पे भी रूट के अंदर नहीं होता, हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगा। और नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसमें सबसे पहले n वैल्यू 1 से एक्सप्रेस होता है। 1 से पहले, a1 से पहले कुछ नहीं होता, कोई a0 कुछ नहीं होता है। a1 से ही डायरेक्टली एक्सप्रेशन आपका स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। किससे स्टार्ट होगा, a1, a1 के बाद में a2, a2 के बाद में a3, और यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो ये सारा आपका बेसिक्स हो गया।
रिलेटेड टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें nth टर्म को आपने इस तरीके से एक्सप्रेस किया है। इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, आपके सामने है कंडीशन। ये सारे एक्सप्रेशंस नोट करने के बाद में, इन सारे जनरल कंडीशंस को समझने के बाद में अब चलते हैं आगे कि अब एपी के जनरल टर्म्स को समझने के बाद में अब करना क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मेट रहता है। थ्योरेटिकल में आपको समझा देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे आगे चल के। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी सीक्वेंस को जब लिखते हैं तो उसके सबसे पहले एक्सप्रेशन को A1 करके लिखा जाता है, उसके सेकंड नंबर वैल्यू को A2 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड, थर्ड वैल्यू को A3 से और लास्ट वैल्यू को हमेशा AN से। तो अगर ये हमेशा ऐसे ही चलता है, अगर मैं कहता हूं 10th टर्म, तो 10th टर्म मतलब वो अपना आप से फिक्स है कि वो फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में ही है। अगर मैं कहता हूं 20th टर्म, मतलब वो फिक्स है कि फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में ही 20th टर्म निकालना है। अगर मैं कहता हूं 50th टर्म, तो दैट मींस फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में ही 50th टर्म निकालना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में nth टर्म फाइंड आउट करना हो, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, अगर किसी एपी के nth टर्म को फ्रॉम एंड, ये लिखा आएगा, ध्यान रखिएगा, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो कोई भी अगर nth टर्म आपको एंड ऑफ एपी से अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला बनता है L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, वेयर L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी सीक्वेंस का कोई टर्म कैलकुलेट करना है फ्रॉम द एंड, तो उस सीक्वेंस में लास्ट वैल्यू तो 100% दे रखा होगा, जैसे 2, 5, 7 ऐसे करके लास्ट में 243, तो कंफर्म है कि वो आपको मिलेगा लास्ट वैल्यू। तो L इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, n जो आपको टर्म कैलकुलेट करना है, n दैट इज द nth टर्म, n का मतलब nth टर्म ही है, जैसे 20th टर्म है तो n 20 हो गया, 50th टर्म है तो n 50 हो गया, 10th टर्म है तो n 10 हो गया। और d आपका वही है कॉमन डिफरेंस, जिसका कोई डेफिनेशन चेंज नहीं करूंगा मैं। कॉमन डिफरेंस जनरल तरीके से लिखा जाता है A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस को जनरल तरीके से A2 माइनस A1 लिखता है। और अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो जरूर d को AN माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, AN का मतलब सपोज दैट अगर n 2 है तो A2 माइनस 1 हो गया, तो A2 माइनस A1 d होता है। अगर n 3 लेता हूं तो A3 3 माइनस 1 A2, तो A3 माइनस A2 भी d होता है। n 4 लेता हूं, A4 4 माइनस 1 3, A4 माइनस A3 भी d होता है। तो d का जनरल एक्सप्रेशन तो ये होता है क्या, AN माइनस AN माइनस 1। ध्यान रखना ये n माइनस 1 बेस के अंदर है, कई बच्चे ये सोचते हैं AN माइनस 1, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। n माइनस 1 आपके a के साथ बेस में रिप्रेजेंट हो रहा है, n माइनस 1 a के साथ बेस में रिप्रेजेंट हो रहा है, क्लियर है। तो किसी भी सीक्वेंस के अंदर nth टर्म फ्रॉम एंड अगर कैलकुलेट करना हो, nth टर्म फ्रॉम एंड अगर कैलकुलेट करना हो, तो एक्सप्रेशन आपका बनता है L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। क्लियर हो गया ये कंडीशंस में, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो ये सब कुछ आपके एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। जो क्वेश्चंस है अच्छे से इस इंट्रोडक्शंस को रिवाइज कीजिएगा, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा कि पॉइंट क्या क्या एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें आज लिखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जितने टाइम्स इस वीडियो को आप सुनेंगे, जितने टाइम्स इसको रिकॉल करेंगे, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि क्या फर्स्ट टर्म है, क्या सेकंड टर्म है, कैसे nth टर्म आता है, क्या क्या कॉमन डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन सर ने बोले थे उसको रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, किसको बोलते हैं जनरल टर्म, किसको बोलते हैं nth टर्म, क्या होता है प्रोग्रेशन, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे टर्म्स इस बेसिक्स इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस और बेसिक्स कंडीशंस के साथ स्टार्ट करूंगा कि एपी के अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चंस और किस तरीके से उसके जनरल टर्म्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।